हाँ जी, सभी को नमस्कार। भी वेट करवाना पड़ जाता है ना, क्या करूं, आने में ट्रैफिक में कई बार थोड़ा समय लग ही जाता है, इसलिए 10-15 मिनट। क्या चल रहा था अपना टॉपिक? अच्छा, पब्लिक स्कूल हो गया था। आज एक नया स्कूल पढ़ते हैं, तो आरएमएस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आरएमएस पूरा नाम लिख लीजिए। स्कूलों के प्रकार हैं अपने, हिंदी में नाम है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आरएमएस। पढ़ा दिया था? हाँ, राजकीय मैंने 2 लिखवाए थे आरएमएस, एक लिखवाया धौलपुर का, एक लिखवाया था अजमेर का, इससे पहले पब्लिक स्कूल में। हाँ जी, आरएमएस तो वही तो है, इसको पब्लिक स्कूल की मान्यता मिली हुई है। कंफ्यूज किस लिए हो रहे हो? अभी बता दूंगा किस तारीख को मिली थी इसको मान्यता, आईपीएससी से। इसको नहीं मिल सकती क्या मान्यता आईपीएससी से? ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। हेडिंग डालिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। पब्लिक स्कूल जो आप सोचते थे वो स्कूल नहीं होते हैं। जैसे प्राइवेट स्कूलों को सोच रहे थे ना, गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, एडेड भी हो सकते हैं और निजी भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। लिखिए हेडिंग, कहानी सुनिए इसकी कई सालों की, और इनकी प्रारंभ कैसे होता है। इनका प्रारंभ होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, प्रथम विश्व युद्ध। तो देखिए इनकी एक कहानी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों ने भाग लिया या नहीं लिया? लिया था। किस नाम से लिया था? औपनिवेशिक भारत, यानी हम इंग्लैंड की ओर से लड़े थे, जहां भी लड़े थे। अब जैसे आपने कहा कि नहीं लिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने किसकी सेना बनाई थी? आजाद हिंद फौज जो थी, जो फर्स्ट वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो इनमें देखिए जो भारतीय कैद में, मतलब उसमें जेलों में जो बंद थे, जो कैदी थे, उन्हीं को तो आजाद करवाना था। किन से आजाद? या तो जापान से, या जर्मनी से, या इटली से। बाकी तो ये मित्र राष्ट्र थे और बाकी जो बचे, तो इसलिए वो जर्मनी भी गए, वहां उनको सहायता नहीं मिली। उसके बाद वो जापान गए और जापान से उनको सहायता मिली थी। आप देखिए इंग्लैंड के मित्रों के पास थोड़ी गए थे, वो कहां पर जाके आए? वो जो इनके अलग गुट में थे उनके पास ये गए, जैसे जर्मनी, जापान, इटली। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों ने भाग लिया, और भारतीयों ने जब भाग लिया तो उनका देखिए धन्यवाद करने के लिए वेल्स के राजकुमार आते हैं अपने देश के अंदर, जिनका नाम था जॉर्ज पंचम। क्या नाम था उनका? जॉर्ज पंचम। कहां के रहने वाले थे? वेल्स। वेल्स के राजकुमार थे ये उस समय। और ये कहा जाता है इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में, बहुत अच्छे व्यक्ति, बड़े दयालु व्यक्ति, और इनके लिए और भी कई चीजें। और इनके आगमन पर देखिए भारत के अंदर जब ये आए थे तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कुछ पंक्तियां लिखी थी, जिन्हें हम कहते हैं जनगण मन। जो राष्ट्रगान लिखा गया था इन्हीं के लिए लिखा गया था। कौन थे? जॉर्ज पंचम। अच्छे व्यक्ति थे, तभी तो इनके लिए इतना कुछ लिखा गया। अब बात आती है थोड़ी वेल्स की। ये वेल्स क्या है? देखिए एक ब्रिटिश द्वीप है, और जो ब्रिटिश द्वीप की यदि हम बात करें तो यहां पर जो भाषा बोली जाती है वो है ब्रिटिश भाषा। कौन सी भाषा है? ब्रिटिश। और ये जो ब्रिटिश भाषा वाला जो क्षेत्र है ये 3 भागों में बटा हुआ। एक का नाम तो स्कॉटलैंड। क्या नाम है? स्कॉटलैंड। और उसके बाद देखिए एक जो पार्ट है इसका ये कहलाता है इंग्लैंड। ब्रिटिश द्वीप की बात बता रहा हूं। और तीसरा ये पार्ट कहलाता वेल्स। तो देखिए कहां के राजकुमार थे? वेल्स, और इसकी राजधानी का नाम कार्डिफ। इसी तरह इंग्लैंड और टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर जिसका नाम क्या? लंदन, जो इसकी राजधानी है। इसी तरह इसकी राजधानी देखिए एडिनबर्ग। और एक आइलैंड और है, वो आयरिश भाषा बोली जाती है यहां पर। कौन सी भाषा बोली जाती है? आयरिश। इसीलिए इसको कहा जाता है आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी यदि हम देखते हैं, इसका नाम, राजधानी का नाम बेलफास्ट। क्या नाम है?
बेलफास्ट, जैसे एक भूगोल में आप में पढ़ी होगी बेलफास्ट की धारा, इसलिए नाम पड़े हुए हैं बेलफास्ट की धारा, क्योंकि बेलफास्ट के पास देखिए यहां पर उत्तरी अटलांटिक ओशियन का पानी आता है। तो इस तरह से देखिए इन तीनों को तो हम कहते हैं ब्रिटिश, क्योंकि यहां भाषा कौन सी बोली जाती है, ब्रिटिश। लेकिन नाम आपने सुना होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन इन तीनों को ही कहा जाता है, 1 2 और 3, ब्रिटिश भाषा के कारण ही क्या कहते हैं, ब्रिटेन। उसके बाद यदि देखिए ये पार्ट मिला दे चौथा उत्तरी आयरलैंड, तो ये क्या बन जाता है हमारा, ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद इसके सेटलैंड, ऑर्कनी जैसे बहुत सारे आइलैंड हैं, उनको मिला दे तो क्या बन जाता है, यूके। लेकिन मैं केवल बात कर रहा हूं इस वाले पार्ट की, वेल्स। और वेल्स के राजकुमार जब भारत आते हैं, और उस समय देखिए भारत में आकर इनके द्वारा एक कोष खोला गया हमारे सैनिकों के शहीदों के लिए, और उसे नाम दिया गया देशभक्ति कोष। क्या नाम रखा गया इस कोष का, यानी एक फंड खोला इन्होंने, और इस फंड के देखिए जो पैसे दिए थे इनके द्वारा देखिए उस समय दिए गए थे 2.5 लाख रुपए इस फंड में। कितना दान दिया उन्होंने, 2.5 लाख रुपए का एक फंड खोला जिसका नाम था देशभक्ति कोष, भारतीय सैनिकों की सहायता करने। हमारे पास 2.5 रुपए नहीं होते थे उस जमाने की बात है, क्या नहीं होते थे, 2.5 रुपए नहीं होते, 1 रुपए होता तो बच्ची की शादी हो जाया करती थी। उस समय देखिए बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि हमारे कन्यादान करने के लिए गांव के अंदर अगर किसी ने ब्याह दे भी दिया तो वो ये सोचते थे कन्यादान किस चीज का करेंगे, क्योंकि उस समय वस्तु विनिमय चलन में था, गांवों में पैसे होते ही नहीं थे, लोगों को तो सैलरी मिलती थी 1 1 2 2 रुपए, तो उस समय की बात। और यहां कितने रुपए मिले थे, 2.5 लाख रुपए देकर उन्होंने देशभक्ति कोष खोला, और इसी देशभक्ति कोष से सैनिकों के बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल खोला गया। 1 नहीं 2 स्कूलों का उद्घाटन किया गया। क्या खोले गए, स्कूल। स्कूल खोलना देखिए इसमें, और जो स्कूल खोलना था 1 नहीं कितने स्कूल खोले गए, 2 स्कूल खोले गए। एक स्कूल तो खोला गया देखिए, जगह का नाम है चैल, और दूसरा है झेलम। दूसरी जगह आज झेलम तो पड़ता है पाकिस्तान में, कहां पर है ये। और चैल की यदि हम बात करें, चैल पड़ता है सोलन जिला, सोलन जिला हिमाचल प्रदेश। कहां पर है चैल, सोलन जिला हिमाचल प्रदेश, और झेलम कहां है, पाकिस्तान में। ये स्कूल खोले गए थे 1922 में। देखिए इनका क्या किया था, भूमि पूजन यानी स्थापना। लेकिन चालू कब हुआ ये स्कूल, 1925 के अंदर देखिए एडमिशन प्रारंभ, इसलिए दोनों डेट लिखते हैं हम। ये स्कूल खुले। अब बात आती है इस स्कूल का नाम क्या रखा गया जब इसे खोला गया था तो, और इसका नाम इन्हीं के नाम पर, क्योंकि फाउंडर यही हैं, जनक यही हैं, संरक्षक यही हैं इन स्कूलों के, और इन्हीं के नाम पर रखा गया किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल। तो इन स्कूलों का नाम देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं नीचे ही, किंग जॉर्ज रॉयल, क्योंकि राजा थे ना इसलिए रॉयल, किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल, मिलिट्री स्कूल। शॉर्ट में क्या कहेंगे, देखिए किंग का पहला अक्षर, उसके बाद जॉर्ज का पहला अक्षर, फिर रॉयल का पहला अक्षर, फिर इंडियन मिलिट्री स्कूल। ये नाम था इनका, किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल। उतारिए आप इनके नाम।
उतार लिया सबने। अब देखिए इसके बाद मांग उठी हमारे राजस्थान में, राजपूताना में, और 1930 में एक तीसरा स्कूल और खोला गया। कौन सा स्कूल? तीसरे नंबर का स्कूल, 3rd नंबर पर देखिए। और तीसरा जो स्कूल खोला गया हमारे अजमेर में, अजमेर राजस्थान। इतने में आ जाता है सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार का परिणाम हमारे पास 2 स्कूल और आते हैं इसमें देखिए, और एक खोला जाता है 1945 में, और 1945 में चौथे नंबर का देखिए जो खोला गया, कहां पर? बेलगांव। और बेलगांव है कहां पर? कर्नाटक में भी। फिर उसके बाद देखिए एक ही साल बाद एक और खोला गया कर्नाटक में ही, 1946 में 5वां, और वो कहां पर खोला गया? बेंगलोर में। इस तरह से आप देखेंगे कि अपने कितने स्कूल हो जाते हैं? 5 स्कूल हो जाते हैं आजादी से पहले। अब हमारा देश हो जाता है आजाद। अब बात आती है कि चलाए कौन इस स्कूलों को, क्योंकि ये दे रहे थे पैसे चलाने के लिए। आजादी के बाद ये क्यों देंगे भाई? लेकिन इनके द्वारा जो फंड दिया गया तो उस फंड से कुछ साल तो चल गए, निकल गए, क्योंकि ये देशभक्ति कोष से आ रहा था पैसा। लेकिन अब कोष भी क्या होना था? खत्म तो होना ही था। अब आजादी के बाद हमारे पास बचे कितने स्कूल? 4, क्योंकि झेलम तो कहां चला गया? पाकिस्तान में। और हमारे पास बच गए कितने स्कूल? मात्र 4 स्कूल बच गए आजादी के बाद। अब ये संकट था हमारे पास कि अब क्या करें, इन्हें बंद करें या चलाएं। स्वतंत्रता के बाद की कहानी देखिए। इसके बाद क्या स्थिति? चालू है या बंद हो गए? भी चल रहे हैं। लेकिन अब तक देखिए यहां जो एडमिशन ले रहे थे इन स्कूलों में, वो कौन ले रहे थे एडमिशन की? यदि हम बात करें, केवल सैनिकों के बच्चे। अब भारत सरकार के सामने देखिए ये आया कि अगर सैनिकों के बच्चों के लिए खोलेंगे तो कल को कोई और भी डिमांड करेंगे। इसलिए एक कमेटी का गठन किया कि इन स्कूलों को चलाया जाए या बंद कर दिया जाए। और कमेटी का गठन किया, उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया घोष साहब को, और इसीलिए उस कमेटी को कहा जाता है घोष समिति। 1952 में घोष कमेटी देखिए। और इस कमेटी ने देखिए इनके स्कूलों के लिए क्या कहा? पुनर्गठन करने के लिए कहा। पुनर्गठन करने के लिए कहा। और बात आती है साहब पुनर्गठन में क्या क्या चीजें अपनाई। 3 बातें बताई वैसे तो बहुत सारी थी, लेकिन मेजर 3 बातें आई यहां पर निकल के। नंबर 1 यदि हम देखते हैं यहां से, तो पहला तो इनका नाम परिवर्तन। नाम परिवर्तन। किसका नाम परिवर्तन? स्कूल का नाम परिवर्तन ही किया जाए कि इतना बड़ा नाम चल रहा था। बीच में ये कॉलेज बन गए थे, स्कूल की जगह क्या बन गए थे? कॉलेज। यहां पर आए ना जब इस बेलगांव और बेंगलोर में, इनको क्या कहने लगे थे? कॉलेज कहने लगे थे। वापिस इनको स्कूल बदला, और बदलने के बाद देखिए इनका नाम क्या रखा, क्योंकि अब जो पैसे जो आ रहे थे देखिए किसके लिए आ रहे थे हमारे पास? ये पैसे आ रहे थे यहां से अभी तो इनका नाम तो हटा ही नहीं सकते। जिस दिन इनका फंड खत्म हो जाएगा उस दिन हटा देंगे। तो इनकी जगह जॉर्ज पंचम की जगह आ गए थे इनके बेटे जॉर्ज 6। वो इतने अच्छे नहीं थे जितने ये थे। उन्होंने कहा कि जब तक हमारा चल रहा है चलने दीजिए, उसके बाद हम फाउंड बंद कर देंगे। अब बात आती है कि इनका नाम रखा जाए या हटाया जाए। इस कमेटी ने कहा जब तक भाई इनका पैसा है तब तक तो नाम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि फाउंडर है ये, पैसे देने वाले लोग हैं। इसलिए इनका नाम परिवर्तन करके देखिए, पहला अक्षर क्या था? के, और नाम क्या था इनका? केजी, किंग जॉर्ज। रॉयल नाम थोड़ी था। और क्या कर दिया? किंग जॉर्ज स्कूल। नया नाम क्या आ गया? किंग जॉर्ज स्कूल। ये था देखिए उस समय इनका नाम, अब किंग जॉर्ज स्कूल। उसके बाद देखिए नंबर 3, और तीसरे नंबर के ऊपर देखिए यहां पर जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन क्या होता है? इनका मोटो चेंज कर दिया जाता है, ध्येय वाक्य।
और ध्येय वाक्य कर दिया जाता प्ले द गेम। ध्येय वाक्य क्या है? प्ले द गेम, ये लीजिए। और नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण जो चेंजेज किया गया, क्योंकि हमने हटाया क्या था? मिलिट्री स्कूल ही तो हटाया यहां से, क्योंकि यहां सामान्य नागरिकों के प्रवेश की क्या कर दी? छूट कर दी कि कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है, केवल सैनिकों के नहीं। तो इसका मतलब सामान्य नागरिकों के बच्चों का प्रवेश, सामान्य नागरिकों के बच्चों का प्रवेश, ये लीजिए। 3 चेंजेज हो गए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तीनों को उतार लीजिए। ये 3 परिवर्तन हुए इसके अंदर। देखिए नाम में यदि हम देखते हैं, नाम भी हो गया, उसके बाद देखिए ध्येय वाक्य भी बदल गया, बावन के बाद 1954 और 54 में आईपीएससी से मान्यता मिल जाती है। आईपीएससी, ये क्या है आईपीएससी? इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस, जो आप पूछ रहे थे। तो यहां इनसे क्या मिल जाती है? पब्लिक स्कूल की मान्यता मिल जाती है। यहां पर पब्लिक स्कूल मान्यता। अब बात यह है कि इस स्कूल का जो भी प्रिंसिपल होगा या हेडमास्टर होगा, वो क्या होगा? आईपीएससी का मेंबर होगा। इसीलिए ये कहलाते हैं पब्लिक स्कूल। लेकिन चलाता कौन है? गवर्नमेंट चलाती है इनको। उसके बाद देखिए 1962 के अंदर एक 5वां और खोल दिया जाता है देश का, 5वां, क्योंकि 4 ही तो थे आजादी के समय। 5वां और खोल दिया जाता है 1962 में। कहां पर? धौलपुर में। धौलपुर कहां पर है? राजस्थान। इस तरह से कितने हो गए इनकी संख्या? 5। अब उसके बाद देखिए 1966। 1966 के अंदर फिर देखिए इसमें कुछ परिवर्तन कर दिए जाते हैं। 1966 में देखिए एक तो बदला जाता है इनका ध्येय वाक्य, ध्येय वाक्य। और अब जो वाक्य कर दिया, शीलम परम भूषणम, शीलम परम भूषणम, चरित्र ही सर्वोच्च सद्गुण है। और दूसरा देखिए इनका नाम भी बदल दिया और इनका नाम कर दिया एमएस। एमएस का मतलब महेंद्र सिंह धोनी नहीं है ये, और न एमएस स्वामी है ये। कौन है? मिलिट्री स्कूल। एमएस का मतलब होता है मिलिट्री स्कूल, ये नाम कर दिया। किंग जॉर्ज कहां गए? हटा दिया उसको। क्यों हटाया? क्योंकि उनका देखिए जो पैसा था वो खत्म हो गया, फाउंडर। अब जब फाउंडर ही नहीं हो तो कैसा नाम? पैसे दोगे तो आपका नाम चलता रहेगा, अन्यथा आपका नाम हटा दिया जाएगा। इस तरह से देखिए 1966 और 66 के बाद देखिए अंतिम जो संशोधन होता है 2007, और 2007 में एमएस की जगह आरएमएस कर दिया जाता है। और तब से लेकर अब यही नाम चल रहा है, और यहीं से कहानी शुरू हुई थी मैंने आरएमएस से, और यहां हम पहुंच जाते हैं आरएमएस। तो देखिए कई सालों की कहानी, 1922 से शुरू हुई कहानी हमारी, और उसके बाद 2007 में क्या हो जाती है? समाप्त। जितने भी मोटे मोटे जो चेंजेज हुए वो मैंने सारे आपको इसमें लिखवा दिए इन स्कूलों के अंदर समय के अनुसार। अरे उसका काम देखिए, अब आप कहें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या है? बोर्ड नाम चेंज करता है क्या? नाम तो सरकार चेंज करती है स्कूलों के। बोर्ड का नाम तो यह है कि भाई मान्यता दे दिया, मैं 10वीं की परीक्षा करा दूंगा। इसने मान्यता दे दी आईपीएससी की, और मान्यता का मतलब है जैसे मैं कहूं वो नॉर्म से आप लागू करना, आवासीय स्कूल हो, आपका हेडमास्टर मेरा मेंबर हो, इसका यही होते हैं उनके, और जितने मानक और मापदंड है वो पूरे कर दो।
आईपीएससी का मतलब ही क्या, इंडियन पब्लिक स्कूल का। हाँ जी, 5वां खोल दिया एक और स्कूल 62 में, अब तक 4 थे, 5 पाकिस्तान गया, एक, कितने बच्चे, यहां 5 थे, तो इनमें से एक पाकिस्तान नहीं गया क्या, ये देख, ये रहा, यही रखेगा इसको, कहां गया ये पाकिस्तान, बच्चे कितने, 4, फिर 5वां ही तो आएगा। और 66 में क्या हुआ, 2 परिवर्तन, देवाक्य क्या कर दिया, शीलम परम भूषणम, पहले क्या था, प्ले द गेम, और उसके बाद नाम पहले क्या था, KGS, और नाम क्या कर दिया, MS। लिख दूं नाम परिवर्तन, ये लो नाम परिवर्तन, ये लीजिए, दोनों जगह ही नाम परिवर्तन, यहां भी और यहां भी। पांच ही हैं वर्तमान में अभी। उतार ली कहानी। अब है स्कूल, तो स्कूल की कुछ ना कुछ विशेषताएं और उद्देश्य। स्कूलों में पढ़ेंगे क्या, यही 4-5 चीजें होंगी, स्कूल की विशेषताएं, बच्चों का प्रवेश और उनका प्रबंधन। उतार लिया सबने, लिखो भाई उद्देश्य, RMS का उद्देश्य, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का उद्देश्य। क्या उद्देश्य था इनको खोलने का भी, रक्षा कर्मियों के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना। बाद में चेंज हो गया, देखिए, सामान्य नागरिकों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना। 2 उद्देश्य, पहले 1 था, बाद में 2 हो गए। तो लिखो उद्देश्य नंबर 1, रक्षा कर्मियों के बच्चों को, रक्षा कर्मियों के बच्चों को रक्षा कर्मियों के बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना, गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना। गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना। नंबर 2, सामान्य नागरिकों के बच्चों को, सामान्य नागरिकों को सामान्य नागरिकों के बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देना। अब देखिए लास्ट में, देखिए अब इसके उद्देश्य के बाद याद करना हो तो याद कैसे करोगे। देखिए 2 तो राजस्थान में, 2 कर्नाटक में हो गए याद। पहला कहां खुला था, हिमाचल में, बस याद हो गए 5। 2 राजस्थान में और 2 कर्नाटक में, और पहला कहां। ऐसे सरल तरीके से याद करना, वैसे याद करोगे तो याद नहीं होंगे। सबसे पहले कहां खुला, हिमाचल में। हिमाचल के कौन से जिले में है, सोलन जिले में। पहले था शिमला में, अब शिमला के टुकड़े कर दिए, 2 जिले बन गए, तो किस में चला गया, ये सोलन में चला गया। हाँ जी, देखिए पहले जब अंग्रेजों के समय राज्य थोड़ी थे अपने, अंग्रेजों के समय क्या नहीं थे, राज्य नहीं थे। उस समय आर्मी के आधार पर बांटा जाता था, और ये आता था जलांधर कैंट के अंतर्गत उस समय। तो जलांधर का मतलब ये मत समझ ना पंजाब में था, ये गलती मत कर देना। कहां पर था ये, पंजाब में नहीं। आज जो जहां पर स्थित है वो ही जिला रहेगा, वो ही राज्य रहेगा, गलती नहीं करना। जलांधर कैंट, इसलिए मैंने वो शब्द ही नहीं बोला, जलांधर बोलते आपसे गलती होती, और परीक्षा में कहीं ना कहीं वो याद आ जाता और आप पंजाब कर आते, इसलिए मैंने उस शब्द का प्रयोग ही नहीं किया यहां पर। अभी रुक जाओ, अभी बता तो रहा हूं सारी चीजें। पहले लिखिए विशेषताएं, भागो मत जल्दी जल्दी। विशेषताएं, स्कूल की लिखिए विशेषताएं, और मैं बोलता भी जा रहा हूं, सिंपल सिंपल विशेषताएं हैं। सबसे पहले एक विशेषता है, ये कैसे है, आवासीय। लिखते भी जाना भाई,
बोर्डिंग स्कूल जिन्हें हम कहते हैं आवासीय। पहली विशेषता कौन सी है? आवासीय। दूसरे नंबर पर देखिए कौन सी क्लास से हैं ये? कक्षा 6 से 12वीं तक। छठी से 12वीं तक। उसके बाद देखिए नंबर 3, बोर्ड कौन सा लगता है? सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड। चौथी विशेषता अंग्रेजी माध्यम। और ये केवल क्या थे? बॉयज स्कूल। लेकिन अब ये कहानी बदल जाएगी। बदली नहीं है, बदल जाएगी। तो नोट लगाकर देखिए, पहले बॉयज थे, अब फेज नंबर 1, फेज फर्स्ट। और ये सत्र 2022-23 से, इस सत्र में नहीं हुआ है प्रवेश। कब से? 2022-23 से कक्षा 6 में लड़कियों का प्रवेश ये लीजिए, ये चेंजेज हो गया। फिर आएगा फेज सेकंड। सेकंड फेज में फिर परिवर्तन होगा। देखिए 2023-24 में जाकर, इतने तो पता नहीं सरकार और भी चेंज कर दे। जब जो आज की वर्तमान अखबार की न्यूज है वो बता रहा हूं। 2023-24 से कक्षा 6 व कक्षा 9 में लड़कियों का प्रवेश, ये देखिए क्लियर हो गई है। बॉयज हैं या गर्ल्स स्कूल हैं ये, या को एजुकेशन? अभी तो बॉयज ही है भाई, हो जाएगा अगले सत्र से। अभी तो 21-22 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 21-22। अगले सत्र से, अब अगले जनवरी में पेपर हो जाएगा इनका। और लड़कियां देखिए इसमें क्या लेंगी? प्रवेश लेंगी। आवासीय कक्षा 6 से 12 तक, सीबीएसई बोर्ड, अंग्रेजी माध्यम और बॉयज स्कूल। छठी विशेषता, पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? शिक्षण शुल्क लिया जाता है, यहां फ्री में नहीं पढ़ाया जाता। अब शिक्षण शुल्क लिया जाता है। कुछ सरकार देती है सुविधाएं, कुछ लिया जाता है। और आरक्षण वर्ग को तो देखिए छात्रवृत्ति के माध्यम से वापस रिफंड हो जाता है। ये क्या है? इसकी विशेषताएं देखिए। और देखिए यहां पर शिक्षण के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों का भी आयोजन होता है। तो कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित होती हैं? शैक्षिक व सह शैक्षिक। और अब आता है जो आप पूछ रहे थे सर, प्रवेश। अगली विशेषता देखिए, इसमें क्या देख लेते? प्रवेश। आवासीय लिखवा दिया ना, ये सारे आगे इसमें जो भी शुल्क लेते हैं, जिसके अंदर कुछ परसेंटेज तो देखिए हमारी सरकारें जमा करवाती हैं और कुछ किसका होता है? बच्चे को देना पड़ता है। पूर्णतः ये नहीं है निःशुल्क। अब इसका अनुपात है अलग अलग, कि जिसके अंदर शिक्षण का कितना लेना, आवास का कितना लेना है, गतिविधियों का कितना लेना है, पूरा चार्ट होता है इसका। तो उनकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ती कितना कितने रुपए लगते हैं, क्योंकि हर आरएमएस के अलग अलग हैं। बात करते हैं प्रवेश प्रक्रिया। याद रखना, यहां प्रवेश की प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। एक जगह तो परीक्षा होती है, एक जगह अंकों के आधार पर। 2 तरह से यहां प्रवेश होता है। और प्रवेश के लिए देखिए सीईटी, प्रवेश परीक्षा के आधार पर, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, प्रवेश परीक्षा। और यहां एक दूसरा प्रवेश है 10वीं के अंकों के आधार पर, अंकों के आधार पर। अब आप देखिए कि कहां तो प्रवेश परीक्षा होती है। प्रवेश परीक्षा का दूसरा नाम भी लिख देता हूं हिंदी में, सामान्य
प्रवेश परीक्षा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो 2 स्तर पर होता है ये टेस्ट। एक तो कक्षा 6 में और एक कक्षा 9 के लिए। कक्षा 9, कक्षा 6 के लिए देखिए उत्तीर्ण 5वीं पास हो बच्चा, और उम्र होनी चाहिए 10 से 12 वर्ष, और यहां उम्र होनी चाहिए 13 से 15 वर्ष। उम्र कितनी हो? 13 से 15 वर्ष। यहां उम्र कितनी हो? 10 से 12 वर्ष। एडमिशन लेना 6ठी और इसमें, और एक एडमिशन होता है यहां पर देखिए कौन सी क्लास में? 11वीं में। यदि कोई सीट खाली हो तो 11वीं में प्रवेश किसके आधार पर होगा? ऊपर लिख रखा है 10वीं के अंकों के आधार पर। जितनी सीटें खाली होगी उतनी। तो कितने स्तर हो गए प्रवेश के? 1, 2 और 3। और 11वीं में जो सब्जेक्ट यहां चलता है विज्ञान और गणित, आर्ट नहीं होता है यहां पर। उतार लो अब आप। प्रवेश की प्रक्रिया क्लियर हो गई होगी शायद। अब बचा आरक्षण, कि भाई किसको आरक्षित किया गया और किसको नहीं किया गया। इसमें नहीं, सीटें तो देखिए स्कूल की क्षमता पर होती है। जब वो कैटलॉग आता है ना इसका, उसमें रहता है सारे के सारे की किसमें कितनी सीटें। और एडमिशन 6ठी में होगा। पहले तो खाली सीट होती है 6ठी में। 6ठी, 7वीं और 8वीं तक बच्चे आएंगे, या उनमें से कुछ बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं। जो बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं उनकी जगह फिर 9वीं में भरे जाएंगे नए बच्चे, क्योंकि नया कोई सेक्शन नहीं आता है 9वीं में जाके। भाई बीच में खाली हो गई सीटें। बहुत सारे पेरेंट्स के देखिए ये सोचते हैं कि बाप हमारे बच्चे को नहीं पढ़ाना। बहुत सारे इसके बच्चे बीमार हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को वहां की जलवायु सूट नहीं करती है। पता नहीं क्या क्या कारण हो सकते हैं। कुछ सीटें खाली हो जाती हैं और यहां पर देखिए खाली हो जाती है तो उसी वर्ग से भरी जाएंगी जिस वर्ग की खाली हुई है। 11वीं में भी खाली हो जाती है। कईयों को ये लगता है कि नहीं, मैं मेरे बच्चे को अलग से कोचिंग करवाऊंगा, 11वीं 12वीं में IIT करवाऊंगा, या और कोई क्षेत्र में मेडिकल में भेजूंगा, या और किसी की तैयारी। तो वो देखिए 11वीं में निकाल लेते हैं बच्चों को, तो सीट खाली हो जाती है कोई 2-4। उनके लिए परीक्षा आयोजित नहीं करवाई जाती। किसके आधार पर? 10वीं के अंकों के आधार पर। अब आता है आरक्षण। तो लिखिए यहां पर आरक्षण व्यवस्था भी है स्कूल में। हाँ जी, हाँ हिंदी पढ़ाते हैं ना। मीडियम अंग्रेजी है लेकिन भाषा हिंदी पढ़ना अनिवार्य होता है, क्योंकि हिंदी भाषी देश है हमारा। उसके बाद देखिए आरक्षण। आरक्षण नंबर 1, 70% सीटें रक्षा कर्मियों, हाँ जी 2:30 बजे है ना। हाँ जी हाँ, ठीक। 70% सीटें रक्षा कर्मियों के बच्चों। अब बात आती है रक्षा कर्मी कई तरह के होते हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, लेकिन इससे बड़ी रैंक का नहीं होना चाहिए जेसीओ। और जेसीओ का मतलब हम अपने हिंदी में सूबेदार मेजर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? लास्ट प्रमोशन होता है एक सैनिक का, सूबेदार मेजर तक। उसके ऊपर नहीं होता है। उसके ऊपर क्या होते हैं? लेफ्टिनेंट आते हैं जो एनडीए से आते हैं, सीधी भर्ती, और उन्हें कहा जाता है सेना के उच्च अधिकारी, और ये कहलाते हैं जूनियर देखिए कमांडिंग ऑफिसर। जेसीओ का मतलब क्या है? जूनियर कमांडिंग ऑफिसर।
तो यहां रैंक तक के बच्चों के लिए आरक्षित है 70% सीटें। इससे बड़े अधिकारियों के लिए आरक्षित नहीं की गई है, क्योंकि उनको तो जरूरत ही नहीं, इतनी ज्यादा सैलरी मिलती है कि अपने बच्चों कहीं भी पढ़ा सकते हैं। ये तो उन बच्चों के लिए है क्वालिटी एजुकेशन जो देखिए यहां पर आर्मी में सैनिक हैं, उनके बच्चों के लिए। जूनियर कमांडिंग ऑफिसर जेसीओ रैंक तक, अब ये क्लियर हो गया आपका। अब बच गया दूसरा आरक्षण 30%, ये सामान्य नागरिकों के लिए। सामान्य नागरिकों के बच्चे, लेकिन इसी के साथ साथ देखिए उच्च अधिकारियों के बच्चे भी शामिल हैं, दोनों को इसी में समाहित कर दिया। यानी ये तो सबके लिए होगी ये सीट, सीधी सी बात है, चाहे उच्च अधिकारी हो या आरक्षण तो यही है। ये आरक्षण थोड़ी है, तो सबके लिए भाई खुली है, 30% में कोई भी आ जाओ और ले जाओ एडमिशन। अब इसके बाद एक चेंजेज और किया गया है इसमें, अर्धसैनिक वाला अलग चीज होती है। मैंने बोला नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, अर्धसैनिक बलों के लिए मैंने कुछ शब्द नहीं बोला। अर्धसैनिक बलों के तो बहुत सारी हमारी टुकड़ियां हैं, उनके बच्चों के लिए कुछ नहीं कहा गया। हाँ जी, क्या? वो तो बाद में आएंगे, वो तो सब जगह लागू होती हैं, वो मैं बाद में लिखवाऊंगा। अभी तो जो प्रमुख आरक्षण है ना उसकी बात कर रहे हैं। नंबर 3 पर 50 सीटें, 50 सीटें ये भी आरक्षित की गई हैं। 50 सीटें युद्ध विधवा के सैनिकों के लिए, सैनिकों के बच्चों के लिए। ये देखिए, लेकिन एक ही स्कूल में 50 नहीं होंगी, ये कहा है, सबके अंदर बांटनी पड़ेंगे। कहीं 50 के 50 एक ही स्कूल में चली जाए और सारी सीटें वहीं बुक हो जाएं। इसमें कहा गया 15 से ज्यादा सीटें नहीं हो। एक स्कूल में युद्ध विधवाओं के बच्चों की संख्या कितनी होगी? मैक्सिमम 15। कितनी होगी? 15। और टोटल कितनी होंगी? 50। तो इस तरह से देखिए, अब नीचे नोट लगाकर लिखिए जो एक चेंजेज और होगा 2022-23 से लड़कियों के लिए भी आरक्षित होंगी ना कितनी सीट, लेकिन अभी नहीं है, इसलिए मैं नोट लगवा रहा हूं। नोट लगा के लिखो 2022-23 से, 2022-23 से 10% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित होंगी। 10% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित होंगी। अब देखिए, आप कह रहे थे साहब SC ST इनके लिए देखिए जो आरक्षण है, SC के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है 15, ST के लिए होता है 7.5, OBC के लिए होता है 27%। ये आरक्षण भी है। और ये तो जाति आरक्षण है जो हमें वैसे भी पता है, जो सेंटर में कितना है अपना, कितना चल रहा है 27.5 ना, वो 27, 15 और 7.5 वो जातियों के अनुसार है। लेकिन अपने इसके अंदर जो और WS को भी देंगे तो वो भी आ जाएगा उसमें, वो तो एक अलग आरक्षण की व्यवस्था हो गई है। लेकिन परीक्षा के लिए तो ये आरक्षित चीजें पूछी जाती है एग्जाम में। लड़कियों के लिए कितनी है, युद्ध विधवाओं के लिए कितनी है, सामान्य नागरिकों के लिए कितनी है और सैनिकों के बच्चों के लिए कितनी है, ये है मेन आरक्षण। तो जातीय आरक्षण तो नीचे एक आप लाइन लिख लो, जातीय आरक्षण भारत सरकार के अनुसार लागू। जातीय आरक्षण भारत सरकार के अनुसार लागू। भारत सरकार के अनुसार लागू। अब बात आता है इनको, भाई चलाता कौन है? भाई एडमिशन भी हो गया, विशेषताएं भी होगी, अब अंत में देखिए इसमें क्या बचता है, इन स्कूलों को चलाता कौन है?
तो देखिए बात हम किसकी कर रहे हैं, प्रबंधन की। तो लिखो प्रबंधन एवं प्रशासन, यह भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, प्रबंधन एवं प्रशासन। और प्रबंधन और प्रशासन के लिए देखिए यहां सारी व्यवस्थाएं किसको दे रखी है, रक्षा मंत्रालय को। ये राजस्थान में है या पंजाब में है भाई? रक्षा मंत्रालय भारत सरकार में होता है, स्टेट में नहीं होता है। और इसे शॉर्ट में हम क्या कह देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, MOD। जैसे अपना चलता था ना MOE, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये करता है इसको मैनेज। इस रक्षा मंत्रालय के अधीन एक कमेटी बना रखी है सरकार ने, और उस कमेटी का नाम है CGC, काउंसिल ऑफ गवर्निंग। क्या है ये? वो ना सेंट्रल गवर्निंग काउंसिल, केंद्र सरकार की है ना ये, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, सेंट्रल को हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रीय। गवर्निंग का अर्थ होता है नियामक, खूब बता चुका हूं मैं गवर्निंग काउंसिल। नियम बनाने वाली दो दो कमेटियां बताई हैं, एक लागू करने वाली और एक बनाने वाली। गवर्निंग का अर्थ क्या होता है, नियम बनाने वाली। तो केंद्रीय नियामक, केंद्रीय नियामक काउंसिल यानी परिषद, CGC। ये इनके क्या बनाएगी, ये कमेटी बनाती है नियम, या हम कह दें नीति, या हम कह दें इनका संचालन। किसको दायित्व है, इस कमेटी का। और इस कमेटी का एक होता है अध्यक्ष, और इसका जो अध्यक्ष बना रखा है भारत सरकार में रक्षा सचिव को, ये इसका अध्यक्ष है, इसको दे रखी है जिम्मेदारी। देखिए अब रक्षा सचिव तो देखिए इस कमेटी का अध्यक्ष है जो नियम बनाएगी इन 5 स्कूलों के लिए, लेकिन इनकी मॉनिटरिंग करने के लिए, जांच करने के लिए एक अधिकारी भी नियुक्त कर रखा है सरकार ने, और उस अधिकारी को कहा जाता है यहां पर देखिए प्रशासक। दूसरा देखिए इसमें आता है एक प्रशासक। और प्रशासक कौन बनेगा इन स्कूलों का, और यह दे रखी है महानिदेशक को, महानिदेशक मिलिट्री ट्रेनिंग। मिलिट्री ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग कराने का काम है मिलिट्री में, उसको दे रखा है ये काम। ये व्यक्ति देखिए इसका क्या कहलाता है, प्रशासक कहलाता है, जो अधिकारी है। नाम तो क्या है उसका, प्रशासक, लेकिन पोस्ट कौन सी है, महानिदेशक मिलिट्री ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग कराने वाला जो महानिदेशक है पूरे देश में, उसी को देखिए ये दे रखा है इसका दायित्व। नीचे लाइन लिख लीजिए ताकि कंफ्यूज नहीं रहे, नीचे लिखवा भी देता हूं। लिखिए इन स्कूलों का एक मुखिया या प्रशासक, एक मुखिया या प्रशासक रक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता है, रक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, जो महानिदेशक मिलिट्री ट्रेनिंग, महानिदेशक मिलिट्री ट्रेनिंग होता है। देखिए ऑनलाइन में एक सवाल पूछा है, सर कास्ट रिजर्वेशन 70% पे भी, 30 पे भी लागू है और 70 पे भी, दोनों में है, क्या सैनिक SC ST OBC के नहीं होते?
तो उनके बच्चे 70% में आएंगे जो सैनिक हैं, और जनरल वालों के किस में आ जाएंगे? वो भी देखिए जातीय में है अपने यहां पर, दोनों में लागू होगा ये आरक्षण, 70% में भी और 30 में भी। उसके बाद लिखिए, एक लाइन और लिखिए, इन स्कूलों के संचालन के लिए रक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय नियामक परिषद, जो बोर्ड पे भी लिखा है, केंद्रीय नियामक परिषद का गठन किया गया। जिसका अध्यक्ष रक्षा सचिव होता है। और इस तरह से अपने एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम क्या था? आरएमएस, सैनिक स्कूल क्या हो जाता है? पूरा। अब देखिए दूसरा स्कूल आता है अपने इसमें, सैनिक स्कूल, इसी से मिलता जुलता, लेकिन दोनों के उद्देश्य अलग, दोनों की कार्य प्रणाली अलग, दोनों की कुछ विशेषताएं सामान्य हैं, लेकिन प्रवेश का तरीका भी अलग, रिजर्वेशन भी अलग अलग। तो हेडिंग डालिए नए पन्ने पर, नया स्कूल, जिसका नाम क्या है? सैनिक स्कूल। क्योंकि 5 प्रकार के स्कूल है ना अपने इसमें कोर्स में, तो तीसरा स्कूल कौन सा है? सैनिक स्कूल। बात करते हैं सैनिक स्कूलों की, इनकी भी कहानी सुनिए। आजादी से पहले यदि अपनी आर्मी की बात की जाए तो आर्मी में ऑफिसर कौन हुआ करते थे? ब्रिटिश, अंग्रेज लोग थे ऑफिसर। लेकिन बात यह थी कि आजादी के बाद अंग्रेज तो चले गए, अब ऑफिसर किसको बनाए? सेना की कमान कौन संभाले भाई? और भारतीय लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे आजादी के समय, आपको भी पता है इस चीज का। उस समय साक्षरता दर भी काफी कम, इसलिए बड़ा भारी संकट आया था हमारी आर्मी के ऊपर कि सारे ऑफिसर तो निकलकर यानी इंडिया से कहां चले गए? अपने देश वापिस। अब हमारी आर्मी का ऑफिसर बने कौन? अगर हम हमारे सैनिकों को बनाते हैं तो उनकी क्वालिटी नहीं है, उनकी योग्यता नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं है वो जो एक ऑफिसर का पद संभाल सके। लेकिन उस दौर में जिन्होंने कभी सपना भी नहीं लिया था वो भी ऑफिसर बन गए थे, क्योंकि ऊपर की सीट खाली, और सीट खाली रह नहीं सकती आर्मी में। तो सरकार ने सोचा तात्कालिक समस्या का समाधान तो किया जाए, एक बार प्रमोशन देके। तभी तो कई बार देखिए मिलता है बुजुर्ग व्यक्ति इतने बड़े पदों पे चले गए थे, और वो क्यों चले गए थे? क्योंकि वो दौर ही ऐसा था। बाकी अब थोड़ी होता है ऐसे प्रमोशन, और वहां प्रमोशन हो गया। अब हमारी सेना के अंदर देखिए भ्रांति, एक देखिए कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ऑफिसर बन गया उम्र के आधार पर, अनुभव से, और जो नया बच्चा आ रहा वो उससे भी ज्यादा पढ़ा हुआ। एक तरह से क्या हो गया? वहां पर विभेद सा चालू हो गया। तो देखिए सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारी आर्मी जब ही अच्छी हो सकती है जब इसमें अच्छे बच्चे आएंगे, और अच्छे बच्चे का मतलब है अच्छे वेल क्वालिफाइड हों। अच्छे स्कूलों के स्टूडेंट कभी आर्मी में नहीं जाते थे, आज भी नहीं जाते हैं। पब्लिक स्कूल का बच्चा आर्मी में जाता है क्या? मुझे बताओ आप। नहीं जाता ना। इसलिए देखिए यदि हम बात करें जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनको भी 10वीं में क्या कह देते हैं? साइंस ले ले, मैथ ले ले, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, और जब कुछ नहीं बनता है तो माट साहब बन जा। और जिसकी परसेंटेज 10वीं में कम होती है कि चल सड़क पे और दौड़ना शुरू कर दे ताकि कहीं आर्मी में तो लगी जाएगा। देखिए इसका मतलब प्रतिभाएं हमारी जरूर आर्मी में कमी थी, इस बात से बिल्कुल वो नहीं था। और हमारे उस समय जो रक्षा मंत्री थे वीके कृष्णा मेनन, वो जानते थे इस बात को। दूसरी एक चीज देखिए, जातीय भेद भी था हमारी सेना में। जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ऐसे अलग अलग जातियों की रेजिमेंट। क्या बाकी जातियों की रेजिमेंट क्यों नहीं थी? जातियां तो बहुत सारी हैं अपने यहां, सबकी नहीं थी। इसका मतलब कुछ जाति के लोग ही देखिए सेना में जाते थे, सब बच्चे नहीं जाते थे। यह भी एक विभेद। तीसरी एक बात आई, क्षेत्रीय विभेद भी था। नॉर्थ इंडिया के बच्चे तो आर्मी में जाते,
साउथ इंडिया के बच्चे नेवी में जाते और जिनकी अंग्रेजी अच्छी थी तो वो एयरफोर्स में जाते। ये वर्ग विभेद भी था। एक कैसे हो सकता है इंडिया, यदि नेवी वाले साउथ इंडियन और आर्मी वाले नॉर्थ इंडियन? देश तो एक फिर भी नहीं हुआ। सेना में एक रूपता तब भी नहीं आई, क्षेत्रवाद है भी। ये सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए वीके कृष्णा मेनन ने, देखे उस समय जो अपने प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि हम देखिए यदि सेना में ये सारी कमियां दूर करना चाहते हैं तो पहले हमें एनडीए के लिए कैडेट तैयार करने पड़ेंगे। एनडीए क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें हमारे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी के। वो कैडेट तैयार करने पड़ेंगे जिनमें क्वालिटी हो, और उसी से किसका जन्म हो जाता है? सैनिक स्कूलों का जन्म होता है। तो सैनिक स्कूलों के जन्मदाता किसको कहा जाता है? वीके कृष्णा मेनन। 1961, वीके कृष्णा मेनन। क्या कहा जाता है? सैनिक स्कूलों के जन्मदाता। क्या थे ये उस समय? तात्कालिक रक्षा मंत्री थे ये उस समय, देखिए। और इन्होंने ये कंसेप्ट दिया सैनिक स्कूलों का कि एनडीए के लिए कैडेट तैयार करें और हमारे अच्छे बच्चे आए। और आज सैनिक स्कूलों के बच्चे पढ़े लिखे आर्मी में ऑफिसर बन रहे हैं। अब नहीं कह सकते हमारी आर्मी में क्वालिटी नहीं है और पब्लिक स्कूल के बच्चे नहीं है। अब पब्लिक स्कूल के बच्चे भी वहां जा रहे हैं और सामान्य वर्ग के बच्चे भी जा रहे हैं वहां पर। तो इसलिए देखिए, अब बात आती है कि इनके द्वारा पहला स्कूल कौन सा खोला गया। तो 1961 में देखिए पहला स्कूल खुलता है, और पहला स्कूल खुलता है 23 जून 1961 को। और यह हमारे भारत का पहला सैनिक स्कूल, फर्स्ट। और कहां पर खोला गया? सतारा, महाराष्ट्र। जिला सतारा और राज्य है महाराष्ट्र। दूसरा सैनिक स्कूल की यदि बात करते हैं हम, ये राजस्थान में खुला 7 अगस्त 1961 में ही। ये डेट कई बार पूछी गई है। और कहां पर खुला? चित्तौड़गढ़। कहां पर है? राजस्थान। इसके बाद देखिए एक 26वां स्कूल की कहानी और बताता हूं, खुलते गए क्रम से ऐसे। 26वां स्कूल मिजोरम के अंदर खुला, देखिए। और यह स्कूल खुलता है 2018 में। और इस स्कूल की देखिए कहानी यदि हम देखते हैं, जगह का नाम है छिंगछिप। और कहां पर है? ये मिजोरम। यहां पर एक नई कहानी गढ़ी गई थी इस स्कूल में। कौन से नंबर पर है? 26वां नंबर। 2018 में अप्रैल की बात है। अप्रैल 2018 में 6 लड़कियों को प्रवेश दिया गया पहली बार। 6 लड़कियों को प्रवेश किसके रूप में? पायलट प्रोजेक्ट के तहत। ये पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? ट्रायल के रूप में। देखिए मैं पहले ही बता चुका, ई मित्र वाले उसके अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तहत कितनी लड़कियों को एडमिशन मिलता है? 18-19 में वो बच्चियां पढ़ती हैं और 20-21 में 6 और आ जाती हैं। कितनी होगी? 12। और यहां पर इन लड़कियों ने कहा अब हमारी देखिए पूरी एक फुटबॉल की टीम तैयार हो गई है। अब तक तो क्या थी हम? 6। एक बच्चे का स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को मैंने किताब में भी लिखा मेरी में। जेनू पाई कुछ नाम था उसका, उधर की नॉर्थ ईस्ट की ये बच्ची थी और उसने कहा अब हमारी फुटबॉल टीम पूरी हुई। इस तरह से देखिए लड़कियों का क्या हो गया? प्रवेश। और उसके बाद से अब बात आती है कि सतत रूप से लड़कियों का प्रवेश कब से चल रहा है? 21-22 से। यहां तो ट्रायल के रूप में था, सतत रूप से बाद में, वो मैं बाद में लिखवा दूंगा। अब देखिए 26 के बाद फिर एक स्कूल बनता है यहां 27वां। यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान का है ये भी। अप्रैल 2018 को ही। कहां पर? दोरासर गांव है, देखिए झुंझुनू।
यानी राजस्थान का दूसरा, राजस्थान का दूसरा। फिर 28 बनता है, 29 बनता है, 30 बनता है, 31 बनता है, 32 बनता है, और फिर 33वां लास्ट स्कूल। और वो देखिए 2 स्कूल बने थे एक साथ, एक तो 32वां नंबर भी लिख देता हूं, ये कहां पर है, अमेठी में, 2020 जगह अमेठी। कहां है ये अमेठी में? उत्तर प्रदेश, यूपी में, जहां से हार गए थे, अब की बार जीत जाएगा। हाँ जी, आपके बहुत ज्यादा वोटों से जीतेगा। संबलपुर, समय आएगा जब जीतेगा, सही कह रहा है। अभी गर्दिश में सितारे जिस दिन आएंगे उस दिन जीत जाएगा। पहला, दूसरा, 26वां, 27वां, 32वां, 33वां। आज के दिन कितने? 33। 33 नहीं, 100 और खुलने वाले हैं अगले साल से। 1 2 नहीं, पूरे 100, वो भी बताऊंगा अभी मैं आपको। 33 हो गए पूरे, उतार लिए सबने। एक अखबार की न्यूज लेके आया हूं आप लोगों के लिए, द हिंदू की। ये देखिए, ऐसे नहीं है, द हिंदू की न्यूज है, और इसके अंदर देखिए जो लिखा है, 100 न्यू सैनिक स्कूल एडमिट स्टूडेंट फ्रॉम एकेडमिक ईयर कितना है, 2022-23, यानी अगले सत्र से। पीपी मॉडल पर खोले जाएंगे। अब भारत सरकार नहीं खोलेगी इसको, पब्लिक लोगों को मिलाकर खोलेगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके आधार पर। और कितने स्कूल खोलने की योजना है? 100 स्कूल खोलने की योजना है। अरे जितने खुल जाएं उतने फायदा है। हमारे बच्चों को क्वालिटी की एजुकेशन तो मिलेगी। कैसी एजुकेशन मिलेगी? क्वालिटी की तो मिलेगी। और क्वालिटी एजुकेशन देखिए मिलना कम बात है क्या? यहां देखिए एक बच्चे के ऊपर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक, छठी से लेकर 12वीं तक। जो हम घर पे खर्च नहीं कर सकते, उसका रहना, खाना, पीना, सब कुछ देखिए थोड़ी बहुत शुल्क में ही काम चल जाता है। तो लिखो आप नीचे नोट लगा के अब इस बात को। सत्र 2022-23 से, सत्र 2022-23 से अरे ये उसको तो बाद में सही करना, यूपी गलत लिख गया यहां। हाँ, ओडिशा करना, ओडिशा, ओडिशा। कई बार क्या है कि बात बातों में कहां अमेठी ले गए थे आप। 33वां 2020 संबलपुर ओडिशा, ये चालू हो गया था। कितने हो गए? 33। और अब मैं लिखवा रहा था सत्र 2022-23 से 100 नए सैनिक स्कूल, 100 नए सैनिक स्कूल पीपी मॉडल पर खोले जाएंगे। पीपीपी मॉडल पर खोले जाएंगे। खोले जाएंगे। उसके बाद एक लाइन और लिखिए नोट लगाकर ही, राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल प्रस्तावित, जहां काम चल रहा है। राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल हल्दीना अलवर, हल्दीना अलवर, जगह का नाम क्या है? हल्दीना अलवर। यह राजस्थान का तीसरा स्कूल है जो प्रस्तावित है, जिसकी जमीन वगैरह देखिए भूमि अधिग्रहण कर ली गई है राज्य सरकार द्वारा। हाँ जी, ये शायद मालाखेड़ा में पड़ता है। हाँ, हल्दीना मालाखेड़ा में ही है शायद, या फिर उमरेन में होगा, क्योंकि अब उमरेन से नहीं बन गई ना मालाखेड़ा, तो मालाखेड़ा में चला गया। तो कितने हो गए ये प्रस्तावित हो गया। 2 ऑलरेडी राजस्थान में चल रहे हैं। पूरे देश में कितने? 33, और 100 और खोले जाएंगे जब देखते हैं 100 खुलेंगे जब।
अब लिखिए इसके बाद उद्देश्य, क्योंकि जैसे आरएमएस का उद्देश्य लिखा था ना, ऐसे इसका भी उद्देश्य होगा। उद्देश्य, उद्देश्य लिखिए इसमें नंबर 1, गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना, क्वालिटी एजुकेशन, गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना। स्कूल है तो देखिए शिक्षा की बात होगी। नंबर 2, एनडीए के लिए कैडेट तैयार करना, यहां बच्चों को कैडेट कहा जाता है। एनडीए के लिए कैडेट तैयार करना, एनसीसी में होते हैं ना कैडेट, वही कैडेट लिखना है। एनडीए के लिए कैडेट तैयार करना। पहले इन बच्चों के एडमिशन यहां एनडीए के अंदर पता है इंटरव्यू से हो जाया करते थे, अब नहीं होते क्योंकि संख्या ज्यादा होगी ना। अब इनको भी टेस्ट पास करना पड़ता, पहले नहीं करना पड़ता था, सीधा इंटरव्यू होता था उनका। इंटरव्यू पास होने के बाद फिजिकल, और जो फिजिकल फिट होते, हाँ जी, ये तो सारे हैं सिलेक्ट, चाहे साइंस हो चाहे मैथ हो, इनके लिए कुछ भी नहीं है। इनके लिए तो पहले केवल इंटरव्यू होता था और फिजिकल हुआ करता था, अब इनको रिटर्न पास करना पड़ता है क्योंकि संख्या ज्यादा हो गई। औरों के लिए है, इनके लिए नहीं है। ये सारे मैथ के होते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं विज्ञान भी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं ये बच्चे। पहले तो लिखवाया था इनका विषय, जैसे आरएमएस में लिखवाया था विज्ञान और गणित, यहां भी लिखवाऊंगा विज्ञान और गणित दोनों हैं इसमें। एनडीए के लिए तो ये स्कूल ही खोलें, अगर यहां क्वालिफाइड नहीं होंगे तो फिर कैसे? औरों के लिए अलग है, इन बच्चों के नियम अलग हैं। और जब इंटरव्यू बोर्ड होता है, जब देखते हैं कि अच्छा सैनिक स्कूल का, वहां बहुत ज्यादा सपोर्ट हो जाता है। पहले तो सीधा इंटरव्यू कॉल होता, हर साल 400-500 बच्चे लगा करते थे पहले, सीधे यहां हमारी आर्मी में ऑफिसर इसी से होते थे 100% पहले। अब नहीं होता है, अब वो तो पता नहीं किस किस के कोटे हैं। यहां लिखो इसके अंदर दूसरा उद्देश्य लिखिए, तीसरा लिखिए होनहार चरित्रवान नागरिक बनाना। होनहार चरित्रवान नागरिक बनाना, होनहार चरित्रवान नागरिक बनाना। और अंतिम उद्देश्य लिखिए वर्ग विभेद व आर्थिक विभेद समाप्त करना। वर्ग विभेद व आर्थिक विभेद समाप्त करना। और इसका अर्थ देखिए मैंने पहले ही बता चुका हूं। वर्ग का मतलब जातियों का भेद, और आर्थिक का मतलब जो देखिए हम देखते हैं कि गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, यहां वो बच्चा एडमिशन लेके अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि गरीब का बच्चा पब्लिक स्कूल में थोड़ी जा सकता है, लेकिन यहां जा सकता है पब्लिक स्कूल, क्योंकि ये स्कूल क्या है? पब्लिक स्कूल ही है। तो ये तो क्या थे? उद्देश्य। और अब लिखिए स्कूल की विशेषताएं। विशेषता नंबर 1 आवासीय, विशेषता नंबर 2 6 से 12 तक, विशेषता नंबर 3 सीबीएसई बोर्ड, विशेषता नंबर 4 अंग्रेजी माध्यम, और विशेषता नंबर 5 बॉयज। लेकिन सत्र साल से बदल गया, सत्र 2021-22 से, सत्र 2021-22 से सभी सैनिक स्कूलों में लड़कियों का प्रवेश प्रारंभ हो गया। तो अब ये बोझ की जगह हम क्या लिख देंगे? कैसे हो जाएंगे? सह शिक्षा, को एजुकेशन। कौन सा हो जाएगा? इसकी जगह अब ये हो जाएगा, को एजुकेशन का स्कूल हो गया। देखिए छठी विशेषता, शिक्षण शुल्क लिया जाता है। सातवीं विशेषता, शैक्षिक और सहशैक्षिक। और खेल किस में आते हैं? हमारे सहशैक्षिक में ही आते हैं।
शैक्षिक को करिकुलम एक्टिविटीज, ये 7 विशेषताएं सेम उसी की जैसी हैं। किसकी जैसी? आरएमएस की, वही तो हैं ये भी, बस अंतर है तो यहां गर्ल्स के प्रवेश का अंतर, यहां 21-22 से शुरू हो गया, वहां 22-23 से हो जाएगा बस। अब हो जाएगा उसके अंदर, जब ये बच्चियां यहां पढ़ेंगी तो उनका भी प्रवेश। हाँ तो पेपर तो देखिए यहां से आ गए हैं ना 21-22, तो अब तो सब जगह लड़कियों की देखिए, आर्मी के अंदर पहले नहीं थी, अब आर्मी में क्या होने लगा, प्रवेश होना शुरू हो गया है। उतार ली विशेषताएं। अब देखिए इन विशेषताओं को पढ़ने के बाद इन स्कूलों का संचालन जो करता है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों, याद रखना एक चीज। और इनकी देखिए ओपन कैसे होते हैं ये स्कूल, ये भी बताता हूं। राज्य सरकार अपने यहां विधानमंडल में क्या ले, प्रस्ताव कि हम एक सैनिक स्कूल खोलना चाहते हैं, और वो फाइल कहां पर पहुंचाए, रक्षा मंत्रालय के पास। जब फाइल जाएगी रक्षा मंत्रालय, एक ही राज्य की थोड़ी, वहां तो राज्यों की लगी रहती है फाइलें, और उनमें से किसी को अप्रूवल कर देते हैं, किसी को नहीं करते, होंगे वहां पर नॉर्म्स। और जिस राज्य के लिए देखिए अप्रूवल होती है, उस राज्य के बच्चों की सीटें क्या होती हैं, आरक्षित होती हैं, क्योंकि राज्य सरकार खर्चा अपने बच्चों के लिए करेगी, दूसरे राज्य के बच्चों के लिए क्यों करेगी, तो इसलिए आरक्षण देखिए। अब इसमें रिजर्वेशन देखें, नंबर 1 पहला रिजर्वेशन आता है 67% राज्य के बच्चे। कौन से राज्य के बच्चे? जिस राज्य में स्कूल है उस राज्य के बच्चे कितने, 33% अदर राज्य के। शेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो भी हो, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के बच्चे। ये देखिए वहां कितना 70-30, यहां कितना हो गया 67-33, और पैसों का बंटवारा भी यही है, राज्य द्वारा देखिए खर्च किए जाएंगे और उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा खर्च किए जाएंगे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आरक्षण आता है, इन दोनों में लागू है वो, और इन दोनों में लागू है 25% रक्षा कर्मियों के बच्चे। बच्चों का प्रवेश। अब आपके मन में कहीं ये आ जाए, साहब ये 25% इसमें भी, इसमें, अरे राज्य के बाहर भी सैनिक रहते हैं, उनके बच्चों को भी 25%, और राज्य में भी सैनिक रहते हैं, उनके बच्चों को भी, और सैनिकों की जातियां भी होती हैं, SC ST OBC होती है कि नहीं होती, तो वो भी लागू होता है, सारे आरक्षण लागू होते हैं। और कैटेगरी जब बनाते हैं ना, थोड़ी थोड़ी सीटें हो जाती हैं, किसी में 10, किसी में 5, ऐसे बन जाती हैं सीटें, क्योंकि इन सब में बढ़ती हैं। उसके बाद देखिए लड़कियों के लिए भी सीटें हैं, यहां 10% सीटें या 10 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित। अब आपके मन में यह आया, साहब ये 10% और 10 सीट में क्या अंतर है? या तो देखिए उस स्कूल में 10 सीट अपने आप ही हो जाए रिजर्वेशन से, 10% के हिसाब से, अगर नहीं होती है तो 10 सीट चाहे कितनी भी हो, मान लीजिए किसी स्कूल में 10 ही सीट है तो 10 की 10 भरी जाएंगी, किससे? गर्ल्स से, लेकिन 10 होती नहीं है। 100 सीट भी हैं तो 10 सीटें तो लड़कियों की, 90 सीटें किसकी? लड़कों की। और यहां बच्चों को क्या कहा जाता है? कैडिट। क्या कहते हैं यहां पर? कैडिट कहा जाता है, इसीलिए मैंने लिखवाया था NDA के लिए कैडिट तैयार करना। और ये आरक्षण की व्यवस्था, बाकी जाति तो वही है, OBC SC और ST जो भी भारत सरकार द्वारा जो तय किए जाते हैं। उतारो भाई इसमें आरक्षण, वहां 70-30, यहां 67-33।
अब आता है इनका प्रबंधन और प्रशासन। अंत में देखते हैं इनका प्रबंधन और प्रशासन। मिनिमम और न मैक्सिमम। 10 सीट तो होनी चाहिए। परसेंट तो देखिए इससे ज्यादा चली जाएंगी, इससे कम नहीं आनी चाहिए। भाई मान लीजिए किसी स्कूल में 200 सीट हैं तो कितनी होगी? 20 सीट होगी। लेकिन किसी के अंदर मान लीजिए 50 ही सीट हैं तो सीधी सी है 10 सीट तो रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि 10 सीट का मतलब है 20% आरक्षण हो गया यहाँ। तो इतनी सीट तो अनिवार्य है, 10 तो यानी मिनिमम होगी एक तरह की। क्या है? 10 सीट अनिवार्य है। ये इसलिए अलग से लिखा है आरक्षण में कि 10 सीट में, क्योंकि कहीं मान लीजिए 1-2 सीटें आती तो वो बच्ची पढ़ नहीं पाती इतने बड़े बच्चों के समूह में। एक समूह तो बनना चाहिए बच्चियों का ताकि वो खेल सके। तभी तो उस बच्ची का स्टेटमेंट छपा था, 6 बच्चियां थी, वो बड़ी परेशान हो गई थी पूरे स्कूल में। तो कम से कम 10 बच्चियों का ग्रुप तो बने, छोटे मोटे खेल तो खेल सके वो बच्चियां। इसलिए कहा गया 10 लड़कियां तो जरूरी हैं। इस तरह से ये तो क्या था अपने इसके अंदर आरक्षण। और अब लिखिए प्रबंधन एवं प्रशासन। अंत में प्रबंधन एवं प्रशासन। और प्रबंधन और प्रशासन के लिए देखिए इनको कौन चलाते हैं? 2 सरकार चलाती है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये चलाते हैं इनको। यानी भारत सरकार और इनके द्वारा संचालन होता है, दोनों से पैसे मिलते हैं। और दोनों की एक कमेटी बनी हुई है पूरे देश में। राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय ने क्या बना रखा है? एक समिति का क्या कर रखा है? गठन किया हुआ है। और उस समिति का नाम है सैनिक स्कूल सोसाइटी। क्या नाम है इसका? सैनिक स्कूल सोसाइटी। ये कमेटी चलाती है। अब देखो, जिसमें राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधित्व होंगे और रक्षा मंत्रालय के भी प्रतिनिधित्व होंगे। दोनों ने एक कमेटी बना रखी है और इस कमेटी के मेंबर चलाते हैं इन स्कूलों को, जिसे क्या कहा जाता है? सैनिक स्कूल सोसाइटी। इस कमेटी में 2 तरह की और कमेटियां हैं, एक नियम बनाने वाली और एक नियमों को लागू करने वाली। नियम बनाने वाली को क्या कहते हैं? गवर्निंग। और लागू करने वाली को एग्जीक्यूटिव। 2 तरह की बार बार बता चुका हूं मैं। तो इसके अंदर 2 तरह की कमेटी है। पहली कमेटी आती है BOG, बोर्ड ऑफ गवर्निंग। BOG को हिंदी में क्या कहेंगे? नियामक बोर्ड, जो नियम बनाए। नियामक बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ गवर्निंग। और इस बोर्ड का एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष खुद रक्षा मंत्री होता है, डिफेंस मिनिस्टर। और इस बोर्ड का काम क्या है? नियम से ही पता लग रहा है। देखो, नियामक, नियम बनाने वाला, संचालन, नीति या नियम, यह बनाना इसका काम। और इन नियमों को लागू करने के लिए क्या होगी? कार्यकारिणी। कार्यकारिणी समिति इन नियमों को क्या करेगी? ये कमेटी लागू करेगी भाई। और ये जो कमेटी होता है इसका एक सभापति होता है, सभापति या चेयरमैन। और वो कौन होगा? भारत सरकार का रक्षा सचिव। और रक्षा सचिव पता है कौन बनता है? IAS ही होते हैं ये। सेक्रेटरी तो सब IAS होते हैं। रक्षा सचिव देखिए क्या बनेगा? सभापति। अध्यक्ष कौन बनेगा? रक्षा मंत्री। काम क्या है इसका? अरे सीधा सा इनको क्या करना? लागू करना। ऊपर जो नियम बनाए हैं स्कूलों पर लागू करना है उन नियमों को। मास्क लगा के रख भाई, पड़ोसी भाग जाएंगे उठ के आपके पास से।
ये देख आज कितनी दूर बैठी है तेरे से, बार बार बदलती रहा कर इसको। 2-3 लेके आ, मास्क 2-3 लेके आ, यूज एंड थ्रो वाले। जरूरी है भाई, सार्वजनिक रूप से बैठने पर छींकना तो बिल्कुल मना है, और जब खांसते हैं तो हजारों ड्रॉपलेट्स निकलती हैं एक साथ। सही बात है, ऑनलाइन बैठ जा घर जाके, सही हो जब आ जाना। नहीं, जरूरी होता है। देखिए सार्वजनिक रूप से आपकी वजह से कोई दूसरा परेशान हो तो फिर देखिए हमारा पढ़ना मतलब यहां बैठना ही बेकार है। व्यक्ति की यही सोच होनी चाहिए कि देखिए कोई हमारी वजह से परेशान नहीं हो। उतारा इसको, चलो लिखवा भी देता हूं इसको, फिर भूल जाओगे। एक लाइन वैसे लिख लीजिए। सैनिक स्कूलों का संचालन सैनिक स्कूलों का संचालन राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों द्वारा निर्मित सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा किया जाता है। सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा किया जाता है। सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत नियामक बोर्ड व कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है। और अब अंत में देखेंगे प्रवेश प्रक्रिया। यहां बच्चों का प्रवेश प्रक्रिया क्या देखेंगे यहां पर? प्रवेश प्रक्रिया की यदि हम बात करें, देखिए यहां जो प्रवेश लिया जाता वही 2 तरह से। एक तो देखिए परीक्षा के आधार पर, और पता है परीक्षा को क्या कहते हैं? ये देखिए मैं उसका प्रोस्पेक्टस लेके आया था। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, और ये प्रोस्पेक्टस सबका है लेटेस्ट, देखिए, ताकि इसके अंदर सारी चीजें होती हैं। तो यहां देखिए जो प्रवेश दिया जाता है किसके आधार पर? प्रवेश परीक्षा के आधार पर। और पिछली बार यह पूछा गया था प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। डरने की बात नहीं, इतना बड़ा नाम देख के कई बार हम सोचते हैं कि साहब पता नहीं है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, और यह एग्जाम होता है 2 लेवल पर। एक तो कक्षा 6 और एक कक्षा 9, और यहां प्रवेश दिया जाता है 10वीं के अंकों के आधार पर। और यहां प्रवेश दिया जाएगा कक्षा 11 में। और विषय होंगे विज्ञान और गणित। ये लीजिए, इस तरह से प्रवेश होता है। यहां पर उम्र वही देखिए 10 से 12 और 13 से 15 साल।
ये नाम जरूर याद रखना बस। वहां सीईटी था और यहां क्या है, AISSEE, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। और ये परीक्षा पता आयोजित कौन करवाता है, NTA। यहां इस प्रोस्पेक्टस के ऊपर कॉर्नर पे लिखा NTA। आजकल ज्यादातर एग्जाम यही करवाता, बड़े एग्जाम जो होते हैं। नेट नहीं, सारे एग्जाम इसी को दे रखे हैं। एक एजेंसी बना दी भारत सरकार द्वारा कि एग्जाम की जिम्मेदारी इसकी है। और ये क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। इसका काम ही परीक्षाएं करवाना है, क्योंकि बार बार परीक्षाओं पे प्रश्न चिन्ह उठते हैं, तो इसको दे दिया ये काम कि अब आप करवाएंगे। स्पेशल सेल बना दिए और नई शिक्षा नीति में तो इस पे और ज्यादा जोर दिया जाएगा ताकि ये परीक्षाएं और पारदर्शिता से हो सकें। उतार लिया। अब देखिए ये स्कूल है, स्कूल में कोई कमेटी होती है क्या? यहां स्कूल में भी एक कमेटी होती है। अपने तो कौन कौन सी चलती हैं, SMC और SDMC। और सैनिक स्कूल में कौन सी कमेटी है? और यहां पर एक कमेटी होती है स्कूल स्तर पर, LBA, लोकल बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन बोर्ड। हेडिंग डालो तब आप, स्थानीय प्रशासन बोर्ड। LBA, लोकल बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इस कमेटी के मेंबर होते हैं 7। कितने सदस्य होते हैं? 7। और इन 7 में से एक अध्यक्ष होता है और एक सचिव होता है। अध्यक्ष कौन होता है? उस एरिया का मेजर जर्नल, जिसके एरिया में स्कूल है, मेजर जर्नल। और सचिव जो होगा वो स्कूल का प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य। और जो प्रिंसिपल होगा, इन स्कूलों में प्रिंसिपल पता है कौन सी रैंक के लगते हैं? कर्नल रैंक के। और फिर होता है एक वाइस प्रिंसिपल, जिसे हेडमास्टर भी कहते हैं हम, या तो वाइस प्रिंसिपल को या हेडमास्टर, एक ही बात है। वो होता है इससे नीचे मेजर रैंक का। और एक होता है इसमें रजिस्ट्रार पंजीयक, और वो होता है कैप्टन रैंक का या लेफ्टिनेंट। और सामान्यतः ये जो लोग होते हैं ये सैनिक स्कूल के ही विद्यार्थी हैं, पहले पढ़े हुए होते हैं, जिन्हें इंटरव्यू के आधार पर यहां लगाया जाता है स्कूलों में। और मैंने इनकी योग्यताएं भी देखी। सारे सैनिक स्कूल ज्यादातर लोग PhD होल्डर हैं एजुकेशन में, देखिए। और सैनिक स्कूल के स्टूडेंट जो देखिए इन स्कूलों में रहा है, इनमें पढ़ा है, इन्हीं में इनका बचपन गुजरा है। और बचपन का मतलब जीवन का एक हिस्सा गुजर गया, 6ठी से 12वीं तक। उनसे ज्यादा कौन जानेगा इन स्कूलों की गलियां क्या है, कमियां क्या है, अच्छाइयां क्या है। प्रिंसिपल बना के भेज दिया जाता है तो स्कूल तो अपने आप ही रन करेंगे, क्योंकि वो सारी चीजें जानते हैं एक बच्चे के रूप में। आप जिस स्कूल में पढ़ के आए थे उस स्कूल के बारे में नहीं जानते क्या? और आप तो कभी किसी में 2 साल पढ़े, किसी में 4 साल पढ़े, और मान लीजिए एक ही स्कूल में पढ़े हो आप, तो सारी चीजें जान जाएंगे फिर तो उस स्कूल की। तो यहां जो देखिए इन्हीं स्कूलों के बच्चों को क्या बनाया जाता, यहां पर प्रिंसिपल बोर्ड क्या था? LBA। हेडिंग डाली आपने, स्थानीय प्रशासन बोर्ड। और 7 सदस्य, अध्यक्ष और सचिव भी लिख लो। लिख लिया? अब नीचे एक लाइन लिख लो तो भाई। हाँ जी, मैंने लाइन कहां से बनाई है पहले ये बताओ? 7 में से बनाई है ना, तो 7 में ही है। अगर अलग होते तो देखिए कहीं अलग से लाइन बनाता इनको। कई बार ये छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ जी जी, स्टेट गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री मेंबर होता है उसका, क्योंकि पैसे देते हैं ना, इसलिए। तो ये मैंने इसके मेंबर वगैरह देखिए नहीं बताए आपको। लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास लिस्ट, लेकिन मैंने बताई नहीं इसकी लिस्ट, क्योंकि जितनी संख्या बताऊंगा उतनी फिर याद करने में भी जोर पड़ेगा। डाटा बहुत है मेरे पास, लेकिन आप लोगों को वही देने की कोशिश करता हूं जो एग्जाम में आ सकता है। नहीं तो देखिए डाटा इतना ज्यादा हो जाएगा, एक रजिस्टर बन जाएगा, याद नहीं कर पाओगे, फिर क्या मतलब उसका। एक जब सारी चीजें याद ही नहीं हो तो फिर मतलब ही क्या है। इसके बाद भी मैं एक काम और करूंगा, बता देता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा, एक विशेषांक निकालूंगा परीक्षा से पहले, क्योंकि उसमें लेटेस्ट से लेटेस्ट चीजें डाली जाएंगी। जैसे पिछली बार भर्ती से पहले डाला था मैंने,
और उसी में से 4 सवाल आए थे। एक वीडियो डाला था मैंने एग्जाम से 4 दिन पहले, और 4 सवाल आ गए थे जो कहीं नहीं थे, वो चारों सवाल उसमें थे। तो इसलिए मैं विशेषांक भी निकालूंगा, वीडियो भी बना के दूंगा, आप लोगों की गलती नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे जो तथ्य होते हैं, इनमें प्रत्येक तथ्य के पीछे एविडेंस होते हैं। हवाइयां कोई भी बात नहीं, जैसे अभी आपको पन्ना दिखाया जो चेंज हुआ, क्योंकि अखबार की न्यूज है। कौन सी न्यूज है? इतने बड़े पेपर की न्यूज है। अब वो पेपर की न्यूज बाद में थोड़ी मिलेगी, पहले ही सेव करके रख ली उसको। साइटों को गवर्नमेंट अपडेट भी कर लेती है, तो एविडेंस के रूप में हम तुरंत प्रिंट निकालता हूं, ताकि उस समय ये था कि जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं। चेंजेज होगा तो साइट से हटा दिया जाता है उसको। अब कहां से एविडेंस लाओगे आप? कहां से लाओगे बताओ आप? तो इसलिए उस पर तारीख वगैरह सब चीज होती है, जिस साइट से आप डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं, और रखने भी चाहिए एविडेंस के रूप में। इसलिए जो भी चीजें होती है सारी तथ्यात्मक, बिल्कुल 100% सही। और आप जब मार्केट में, मैं बार बार कहता हूं, कोई भी किताब लेके आ जाना, मेरे तथ्य नहीं मिलेंगे उनमें, और आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे साहब करूं क्या। पिछली बार सबसे ज्यादा फोन पे मेरे से पूछा गया था कि सर सैनिक स्कूल कितने हैं, क्योंकि ये नए हो गए थे कुछ सैनिक स्कूल। और ये जब होने के बाद मैंने मेरे फेसबुक अकाउंट पे डाल दिया इसको, सारों की लिस्ट वाइज। ऐसी बहुत सारी चीजें डाली गई, ताकि आप लोगों को, भाई कोई तो मीडिया आपको मिले, उसके संपर्क में आप आए और आपका गलत नहीं हो क्वेश्चन। इसलिए मैं कोशिश करता हूं इस चीज को। और मेरा एक चैनल भी, आप लोग अगर जुड़ना चाहे तो SS यादव के नाम से टेलीग्राम चैनल, सारी नई चीजें डालता रहता हूं आए दिन। जो भी नए चेंजेज होते हैं स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित, यदि हम बात करें, SS यादव टेलीग्राम चैनल है, और उस पर प्रश्न भी डालता रहता हूं। पूर्व में काफी क्वेश्चन डाले हैं मैंने। नहीं, डाउनलोड की बात नहीं है, कि बात यह है कि सूचनाएं कैसे मिले हमें, क्योंकि एवरी टाइम मैं आपके पास थोड़ी रहूंगा। 10 देखिए घंटे की क्लास और बची होगी अपनी। अब देखिए 2 तो अपने स्कूल रह गए, KGB वीर मॉडल, एक दिन में पूरे 2 घंटे के अंदर हो जाएंगे, 1-1 घंटे के टॉपिक। उसके बाद फिर अपनी बचे हैं इसके अंदर योजनाएं, 2 योजनाएं, सर्व शिक्षा अभियान और माध्यमिक शिक्षा अभियान। तीसरी फोकट में पढ़ा देता हूं, समग्र शिक्षा अभियान। क्यों पढ़ा देता हूं? क्योंकि सवाल वहां से भी पूछा जाएगा अब। और एक लास्ट बचता अपना RT, वो थोड़ा बड़ा है, 3 घंटे चलता है, 10 घंटे की क्लास है अपनी। तो उसको जब भी देखिए मुझे समय मिलता है मैं पढ़ा देता। अब देखिए कुछ कंफ्यूज है, क्लास बंद तो नहीं कर दी है? हाँ, देखिए इसमें कुछ चीजें और आती हैं जो आप लोग कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं, ये नाम, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। जो इन्हीं स्कूलों से संबंधित हैं, और आपने काफी नाम सुने भी होंगे। सबसे पहले तो देखिए मैंने जो आपको पढ़ाया, क्या नाम था? RMS, ठीक है भाई। दूसरा कौन सा पढ़ाया? सैनिक। और एक राज्य में भी स्कूल है यूपी में, जिसका नाम है कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल। यह सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। इसको सैनिक स्कूल से, या सैनिक स्कूल सोसाइटी से मान्यता नहीं है, ये स्टेट का है। और सबसे पहले लड़कियों को प्रवेश यहां से दिया। और आप जैसे मैं पढ़ा के क्लास से निकला, बच्चों ने दिखाया साहब सैनिक स्कूल में तो लड़कियों का प्रवेश हो गया, तो वो इसमें हुआ था। और ये खुला कब था? यूपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद की देन है इस स्कूल की। इन्हीं की तर्ज पर हमारे रक्षा मंत्री प्रभावित हुए थे। इन्होंने कहा था पहली बार यूपी ने, यानी संपूर्णानंद ने, कि मैं दूंगा आर्मी के लिए अच्छे जवान, होनहार, जो अच्छे पढ़े लिखे हुए। इसलिए NDA के सहयोग से यह स्कूल चालू हुआ था 1960 में। और किसने चालू करवाया था? डॉक्टर संपूर्णानंद। कहां पर? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। कहां का है ये? राज्य का है ये एक स्कूल। कंफ्यूज नहीं होना है जब ये ना, एक और आएगा नाम, उसका नाम है RIMC। R का मतलब राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ये स्कूल नहीं है, कॉलेज है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज लिख दिया तो कॉलेज है, स्कूल ही है। यहां एडमिशन होता है कक्षा 8 से।
प्रवेश कौन सी क्लास है? और पूरे देश में एक ही है, देहरादून में। और हो सके तो इस स्कूल में जिसके बच्चे का एडमिशन हो जाता है उसका भाग्य बदल जाता है। जैसे आईएएस बन गया हो, आर्मी में 100% ऑफिसर बनते हैं अगर वो फिजिकल फिट होता है तो। लेकिन हर स्टेट, राजस्थान की 2 ही सीटें हैं इसमें, ज्यादा नहीं है। इस तरह से हर राज्यों की सीटें इसमें विभाजित कर रखी ताकि पूरे देश के बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन लें। कौन सी क्लास से है? 8वीं। और सीधे एनडीए के अंदर इंटरव्यू कॉल होता है इनका। एंट्रेंस तो जबरदस्त होता है। जब एक स्टेट को आईएएस में तो बहुत सारी सीटें होती, यहां मात्र कितनी सीटें? 2 ही सीटें हैं। हाँ जी, नहीं, ये मुझे 2.25 तक आ गया था जी। तो देखिए, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, और कौन सी क्लास से प्रवेश है? 8वीं से। और कहां पर है ये? देहरादून। और एनडीए के सहयोग से चल रहा है। ये कंफ्यूज है आपके कि सर ये भी सैनिक मिलिट्री, इसलिए मैं सारे लिख दिए यहां जितने भी इंडिया में चल रहे हैं। और ये चारों के चारों आपके सामने, अब कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा आपको। लेकिन अपने कोर्स में कौन से दे रखे थे? और अच्छा, एक और है, मुझे याद आ गया। देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल। और ये स्कूलों को चलाती है सैनिक कल्याण सोसाइटी, आर्मी वेलफेयर सोसाइटी। और यहां देखिए, ये स्कूल कहां खुलते हैं? आर्मी की छावनी में। कहां खोले जाते हैं? जैसे जिला हेडक्वार्टर पर छावनियां बनी हुई हैं, और उन छावनी के अंदर देखिए उनकी फैमिली रहते हैं आर्मी वाले जवानों की। अब फैमिली है तो साथ में बच्चे भी आएंगे, और बच्चे आएंगे तो उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना। तो उनके लिए देखिए ये शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। उनका हेडक्वार्टर बनाया धौलाकुआं, दिल्ली। ये कोई वो नहीं है पब्लिक स्कूल, ये आर्मी के अंदर सैनिकों के बच्चों के नॉर्मल स्कूल हैं, जैसे अपने होते हैं ऐसे नॉर्मल स्कूल की तरह। लेकिन कई बार हमें इनको क्या समझ जाते हैं, इनको देखिए हम समझ लेते हैं कि ये इसी तरह के स्कूल है। यहां तो बिना एग्जाम वैसे ही एडमिशन होता है। छावनी वाले जितने भी बच्चे रहते हैं सबका एडमिशन, फिर भी सीट खाली रहेगी तो शहर में से ले आते हैं बच्चे। भाई पूरा बैच तो चलाना ही पड़ेगा, सीट खाली रहती है तो आर्मी स्कूल में और भी एडमिशन हो जाते हैं किसी के भी। कौन चलाती है इनको? वेरी गुड, आर्मी वेलफेयर सोसाइटी। लेकिन हमारे वाले सैनिक स्कूलों की जिनकी बात कर रहे थे, सैनिक स्कूल सोसाइटी, ये स्कूल चलते हैं। तो ये अपने कोर्स में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन किताब में मैंने बॉक्स बना के तीनों डालें कि बच्चे के पास कंफ्यूज नहीं रहे। इसलिए उस किताब में मुझे टाइम लग रहा है एक एक चीज को सर्च करते हुए, और कई चीजें नई भी चेंजेज हो जाती हैं, ताकि एक ही बार में सारी चीज डालूं ताकि उसके एडिशन नहीं निकालने पड़े कभी भी। और लगभग वो पूरी हो चुकी है और जल्दी प्रकाशित भी होने, कलरफुल आएगी पूरी किताब भी, ताकि इनके डायग्राम तो दिखे, लोगो तो देखिए। 2 पैसे महंगी जरूर हो जाती है, लेकिन उन चीजों से बिंब बहुत अच्छे बनते हैं। चलो ठीक है, अब अपनी अगली क्लास जब भी होगी उसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम? केजीबीवी और मॉडल स्कूल, 2 और रह रहे हैं अपने स्कूल। ठीक है भाई, बंद कर दो।